अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारिक तवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और एग्रीकल्चर में हम वसाइल से माला माल हैं, लेकिन हमारे हर बड़े वसाइल के साथ छोटे छोटे मसाइल भी साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम अपने एग्रीकल्चर के इन वसाइल से भरपूर इस्तेफादा हासिल नहीं कर पा रहे। आप बहुत हैरान होंगे कि पाकिस्तान पिछले चंद सालों से लेमन के बागों के बाग जो हैं वो वहाँ से उखाड़ने शुरू हुए। इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे सर ये वजह थी कि जब इसकी पैदावार आती है, इसके ज़रूरत के मुखालफ टाइम में इसकी पैदावार आ रही थी, और इसके साथ साथ हमें इसकी वैल्यूडेशन का आइडिया नहीं था कि इसको हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेमन जो है ये दुनिया में एक सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बेशुमार मेडिसिन वैल्यू हैं, इसकी बहुत सी हमारी खुराक में एक स्टेपल फूड के तौर पर भी जाना जाता है। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम आपको लेके आए हैं मानावाला के एक नवाही गांव कच्ची कोठी में, जहां पे पूरा एक लेमन का बाग लगा हुआ है। कुछ एक्सपर्ट से बात करेंगे और हम इसके साथ साथ आपको वैल्यूडेशन के ऊपर भी बताएंगे कि इसके साथ हम अल्टरनेटली कौन सा ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हम अपने इस लेमन के वसाइल से भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए जी, अभी हम मौजूद हैं कच्ची कोठी के जो जहाँ पे सरदार फार्म्स पे, जहाँ पे लाइम्स का बाग लगा हुआ। मेरे साथ बड़े ऑनर की बात है कि आज मैं डॉक्टर सलीम बशारत साहब हमारे साथ जहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो है वेरी एक्सपर्ट्स सिट्रस में, पूरी फैमिली के ऊपर इनका एक बहुत बड़ा होल्ड है और इनकी रिसर्च जो है PhD भी जो है माशाल्लाह वो इसी सिट्रस के ऊपर है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप इतना राइट वे लाहौर से यहाँ पे तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बड़ा खुशी का बायस है। मैं तो आपको पता है पैशन है मेरा सिट्रस पे काम करना, बात करना और सिट्रस की इम्प्रूवमेंट करना, ये तो मेरा पैशन है लाइफ का। पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में आपने देखा कि बहुत से लाइम के जो बाग थे वो खाड़ने शुरू हुए। वजह सिर्फ ये थी कि इसकी जो पैदावार इसके मुखालफ ज़रूरत के टाइम में आनी शुरू हुई। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये क्या ब्लेसिंग थी या हमें मैनेज करना नहीं आया? कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे था? सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में लाइम यानी नींबू की इतनी कदर नहीं है। ठीक, वरना आप पूरे ग्लोब पे नज़र डालें, यहाँ ये सुपर फूड है अफगानिस्तान से हाँ। लेके तो अमेरिकाज तक हर बंदे की फूड में नींबू जो है वो ज़रूर शामिल है जी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि लोकल जो हमारी कंजम्पशन है वो इतनी बड़ी नहीं है और इसकी एक्सपोर्ट की तरफ हम जो है वो जा नहीं सके जी। आपके सामने इस वक्त जो मैं नज़र आ रहा है मुझे, ये है चाइनीज़ लाइम जी। हमारे यहाँ 3 किस्म के लाइम इस वक्त मेजर जो ग्रुप हैं। ठीक, एक लाइम है जिसको चाइनीज़ लाइम कहते हैं, अगरचे ये असल लाइम नहीं है लेकिन ये दो लीमुओं का क्रॉस है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि इसके सारे ख़वास, इसकी शक्ल, इसकी सारी जो खूबियाँ हैं वो नींबू वाली हैं, तो इसका हमने नाम चाइनीज़ लाइम के नाम से ये मशहूर हो गया। अगरचे इसका नाम है लाइम क्वाट, यानी ये कम क्वाट और नींबू का क्रॉस है। ठीक। अच्छा, ये बड़ी ब्लेसिंग है। मैं सोच भी नहीं सकता था जब मुझे पहली दफ़ा पता चला कि ये बेल्ट है इतनी बड़ी, जो तहसील सफदराबाद और तहसील ननकाना, डिस्ट्रिक्ट ननकाना, इसके दरमियान में ये एक बहुत बड़ी बेल्ट है। और आप यकीन माने अच्छी ज़मीन भी नहीं है, पानी भी यहाँ का ज़मीनी बहुत अच्छा नहीं है, नहरी पानी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इतनी भरपूर और ह्यूज पैदावार है। जब तक हम इसकी एक्सपोर्ट पे प्रॉपर नहीं जाएंगे, यानी पहले हमारे यहाँ एक्सपोर्ट ज़रूर होता है लेकिन वो एक प्रॉपर वे से नहीं है। वो हमारा बहुत बड़ा हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई मुल्क है अफ़गानिस्तान, तो पेशावर की मंडी और कराची की मंडी इसको कैप्चर करती है और फिर ये जाती है अफ़गानिस्तान या सेंट्रल एशियन स्टेट्स। लेकिन ये बात याद रहे कि अब इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ लोकल, चूँकि हमारे पास नवंबर से लेकर अक्टूबर से लेके फरवरी तक कोई और लीमू नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ये बेल्ट जो है, बल्कि मैं आप लोगों को ये एडवाइस करता हूँ, जितने भी सिट्रस ग्रोअर हैं, वो किन्नू के हों, वो स्वीट ऑरेंज के हों, जिसके भी हों, हम उनको एडवाइस मैं करता हूँ कि आप 5-5 फुट पे अपने बॉर्डर पे लगा दें, तो एकड़ों के एकड़ वहाँ पे भी पैदा हो जाएगा। इसकी ज़रूरत है और ये कभी भी कम नहीं होगी। कभी लोकल जो है वो बाद औक़ात सप्लाई का और डिमांड का फ़र्क पड़े तो ये होता है। चूँकि हमारी तबीयत बड़ी हेस्टी किस्म की है, हम जल्दबाज हैं बहुत, और हम ये चाहते हैं कि हम फटाफट इधर से फ्रूट हो और हमें पैसे मिल जाएं। अदरवाइज़ इसका बहुत बड़ा स्कोप है इंशाल्लाह, और आइंदा भी इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और इसकी
कंजम्पशन भी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हमें बताइए कि पाकिस्तान के वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे लाइम की काश्त जो है ना वो कामयाबी से की जा सकती है, और किस तरह की ज़मीन आप रिकमेंड करते हैं हमारे फार्मर्स के लिए? जी, सबसे पहले तो तारिक साहब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक नेचुरल बेल्ट पैदा हो गई है। ठीक। एक है वो साउथ में सादकाबाद, रहीम यार खान, बिल्कुल ठीक। वहाँ पे हज़ारों एकड़ देसी नींबू लगा हुआ है, जिसको कागजी लाइम भी कहते हैं, देसी भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो हमारे पाकिस्तान में उसी को पसंद किया जाता है। ठीक। अमूमन आपको अचार में या इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसकी वैल्यू एडिशन की, उसमें देसी नींबू को पसंद किया जाता था। ठीक। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है दूसरी बेल्ट ये पैदा हो गई है जो चाइनीज़ लाइम की है, ये भी हमारे नींबू का, और ये सर्दियों में पैदा होता है। बिल्कुल तो ठीक। इसको हमने बड़ा बहुत हाथों हाथ लिया लोगों, और यहाँ पे बड़ी मंडी है, ये माना वाला एक छोटी सी मंडी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नींबू जो है वो पेशावर या बाहर की मार्केटों में जाता है। बिल्कुल ठीक। तो तीसरा नींबू जो है ना हमारे पास, वो है स्वीट लाइम, ठीक। यानी जो मीठा जिसको कहते हैं, वो भी नींबू की किस्म है, लेकिन अल्लाह की कुदरत से वो मीठा है, अदरवाइज वो भी नींबू की एक किस्म है। वो भी हमारे जो रेतले इलाके हैं, मसलन सरगोदा में अगर आप जाएँ, हवेली मजोका या तहसील साहिवाल में, इसी तरह थल के इलाके में काफ़ी ज़्यादा लग गया है। आप बहावलपुर चले जाएँ, वहाँ पे भी मीठा, बल्कि चूँकि प्लानिंग हमने ना की तो धड़ाधड़ हमने मीठा लगाना शुरू कर दिया, तो इस साल इसका रेट भी बहुत कम था। अनफॉर्चुनेट ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन फॉरेन में नहीं है, तो लोग बहुत कम इसको करते हैं। इसको अगर इंट्रोड्यूस कराएं, एक्सपोर्ट हो, और उसमें सिट्रस कैंकर का अगर इशू ना हो, तो ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, यहाँ पे भी और बाहर भी जाएगा। बिल्कुल। तो ये 3 बेल्ट्स होगी आपकी। बिल्कुल ठीक। अब चौथी बेल्ट जो पैदा हो रही है नेचुरल, उसमें को बहुत ज़्यादा प्लानिंग का या उसका हाथ नहीं है, वो है सीडलेस नींबू। अगरचे वो लाइम की किस्म नहीं है नींबू की, लेकिन वो अब मशहूर सीडलेस नींबू के नाम से है, वो है सिंगड़ा लेमन, या उसको कहते हैं, बल्कि लोग मशहूर है कि वो सीडलेस लेमन है। ठीक है। ठीक है जी। तो वो एक चौथी बेल्ट जो है ना, वो भी हमारा काम नींबू का ही कर रहा है। वो कौन सी बेल्ट पे ज़्यादा लगना? वो डेरा इस्माइल खान से शुरू हुआ, ठीक। अब आगे बकर में, फिर लिया में, और कुछ बेल्ट्स में थोड़ा बहुत। मसलन ये भी आपको ये इस इलाके में एक गांव है, वहाँ पे 2 एकड़ लगा हुआ है, जो जिसमें तकरीबन कुछ 600 पौधा लगा हुआ है 2 एकड़। बिल्कुल ठीक। जो मीरपुर खास है, सिंध का इलाका, वहाँ पे भी बड़े ह्यूज दरख्त हैं देसी लाइम के। बिल्कुल ठीक। तो ये आपकी चौथी बेल्ट हो गई, 5वीं। ठीक हो गया। हमारा नींबू पानी, हमें तो आदत सिर्फ है ना वो अगस्त में और जुलाई में और सितंबर तक नींबू पानी, इसका बगैर नमक के आप बेशक जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं, तो इसका नींबू पानी आप रोज़ाना पी सकते हैं। अगर किसी को मैदे का मसला नहीं है तो वो ये रोज़ाना बिला झिझक पी सकता है, बहुत बड़ा हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो हमारे फार्मर्स को आप रिकमेंड करते हैं कि ये वैरायटीज़ अगर लगेगी जिससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं? ये जो लाइम है, इसको सस्टेन करने के लिए, इसको लगातार पैदावार लेने के लिए बेशुमार हमें, एक तो गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, इसकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आम की जाए, इसमें जो जितने भी अवामिल की ज़रूरत है उसको ख़ास तौर पे आप याद रखें कि नींबू के लिए पानी मीठा और ज़मीन ऐसी जिसमें पानी जल्दी ड्रेन आउट हो जाए, निकास पानी का अच्छा हो, मीठा पानी हो और पानी फौरी तौर पे निकल जाए। तो ये इसके लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है नींबू की काश्त कर सकते हैं। इसमें वैरायटीज़ पे डॉक्टर साहब बात करते हैं, कौन सी वैरायटीज़ आप रिकमेंड करते हैं? हाँ, और ये कितनी वैरायटी पाकिस्तान में कितनी वैरायटीज़ अभी तक कामयाब हो चुकी हैं? अगर आप इसको इसके तौर पे देखें ना, बतौर भाई काश्तकार के भी इस वक्त क्या काश्त कर रहा है जी, तो हमारे पास इंतहाई कामयाब ये लाइम क्वाट है, ठीक, जिसको चाइनीज लीमू भी कहते हैं, ठीक, ये सबसे कामयाब है इस इलाके में। ठीक। वैसे ये हर जगह हो जाता है। और देसी नींबू इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये ठंड को भी बहुत बर्दाश्त करता है। बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी जो है देसी लीमू है, देसी लीमू का सबसे अच्छा इलाका अगर मैं कहूँ ना, उसको कागजी लीमू भी कहते हैं, देसी लीमू भी कहते हैं, और बाद और भी कई नाम उसके ले लेते हैं। तो वो ज़्यादा साउथ में है जहाँ पे कोरे का खतरा कम से कम, और वो गर्मी में आता है। वो गर्मी में वो जून जुलाई अगस्त सितंबर में। वैसे याद रखें लीमू सारे नींबू सारा साल फल देते हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन फ्लश बड़ी जो है वो इसकी सर्दियों में आती है और उसकी फ्लश जून जुलाई अगस्त में। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि अगर हमारे जो वो फार्मर जो गर्मियों में इसका वैरायटीज़ प्रोडक्शन लेना चाहें तो वो देसी पे जा सकते हैं,
और जो सर्दियों में लेना चाहो वो इसके ऊपर चाइनीज लाइम पे जला, ये आप इस तरह रिकमेंड कर रहे हैं? नींबू एक तो मैंने कहा कि होल द ईयर प्रोडक्शन है जी। चाइनीज हो, वो आपका सिंगड़ा लेमन हो, देसी लाइम हो, ये सारे के सारे सारा साल फल देते हैं। ठीक। इसमें अब चूंकि अप एंड डाउन आता है, बहुत थोड़ी फसल होती है किसी वक्त जो पूरी प्रोडक्शन जो इतनी नहीं देती कि वो इलाकों को पूरी कर सके, उसमें अगर आप ये तीनों एक इलाके में मिक्सचर लगा लें, ठीक, तो आप सारा साल नींबू, आपको पैसे भी आते रहेंगे, नींबू भी मिलता रहेगा और आप काम भी मिल सकते। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत इम्पोर्टेंटली हम आगे आगे बढ़ते हैं कि अगर जैसे आपने नींबुओं की वैरायटीज़ पे बात की है, तो अब हम बताएंगे कौन से पौधे जो है ना आप फार्मर को रिकमेंड करते हैं? क्या ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं, एयर लेयरिंग है या थ्रू सीड्स है? कौन से पौधे जो है ना इसमें आप रिकमेंड करते हैं? लीमू की एक खूबी है सर, खास तौर पे देसी लीमू की, कि उसका सीड जो है वो असली पौधा पैदा करता है। ठीक। तो बहुत बड़ी प्रैक्टिस है हमारे यहाँ कि हम उसका बीज से पौधे बनाते हैं। ठीक। दुनिया में जब ग्राफ्टिंग शुरू हुई उसकी एक ही वजह थी कि बीज से पौधा तैयार करें तो उसको 7, 8, 10 साल लग जाते हैं फल लेने के लिए। ठीक। तो फिर साइंसदानों ने ये ग्राफ्टिंग वाला मामला किया, पिबंधकारी का मामला किया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पिबंधकारी सबसे अच्छा पौधा होता है, पिबंध वाला। उसकी वजह उसके नीचे हम वो रूट सिस्टम उसको मुहैया करते हैं जो ज़मीनों में ज़्यादा सख्ती या ज़मीनों की वो जो ख़राबी है उसके खिलाफ उसमें मज़ामत होती है और पौधे की उम्र ज़्यादा होती है। इसलिए ग्राफ्टेड या पिबंध शुदा पौधा सबसे अच्छा है। ठीक। लेकिन आपको पता है कि पौधों बनाने में तेज़ी करने के लिए अब तो दुनिया बल्कि उस पर आ गई है, टिश्यू कल्चर पे आ गई। तो ये लेयरिंग जो है हमारे लिए वो बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है। उसके पौधे वो उसका ये हो सकता है कि उसकी उम्र उससे कम हो, लेकिन प्रोडक्शन और क्वालिटी और शक्ल अकल में कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्टर बशारत साहब जो है अभी पाकिस्तान में जो है ये स्पेशली पंजाब में ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। इसके साथ ये सर्टिफाइड नर्सरियाँ पाकिस्तान में दे रहे हैं ताकि हमारे फार्मर जो हैं बिल्कुल सर्टिफाइड पौधे ले सकें कि कहाँ से पौधे जो है ना इनको रियल जो पौधे इनको मिले। अब पंजाब का कोई ज़िला नहीं जहाँ पे सर्टिफाइड नर्सरी ना हो, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। कुछ नर्सरियाँ रिकमेंड करें ताकि फार्मर जो है ना वहाँ पे जिस पे आप कहें कि ये हमारी रिकमेंडेशन है इन नर्सरियों। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से आपने सर्टिफाइड नर्सरियाँ की हैं जिनसे हमारे फार्मर आंखें बंद करके पौधे ले सकते हैं? बहुत अच्छी बात आपने की। दुनिया में सिट्रस की सर्टिफाइड नर्सरी के अलावा कोई बंदा एक पौधा भी नहीं लगा सकता। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ एक बंदा भी सर्टिफाइड पौधा नहीं लगाता। ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन के थ्रू एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें वफाकी हुकूमत सर्टिफाई करती है, रजिस्ट्रेशन करती है नर्सरियों की। तो हमने 3 सालों में 600 के करीब नर्सरियाँ रजिस्टर्ड की। वाह, अमेजिंग। पूरे पंजाब में। अब पंजाब का कोई ज़िला नहीं जहाँ पे सर्टिफाइड नर्सरी ना हो, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। आप पत्तों की में चले जाएं, आप कसूर में चले जाएं, सरगोदा में चले जाएं, मुल्तान चले जाएं। बल्कि डॉक्टर साहब हमारी रिक्वेस्ट होगी कुछ नर्सरियाँ रिकमेंड करें ताकि फार्मर जो है ना वहाँ पे जिस पे आप कहें कि ये हमारी रिकमेंडेशन है इन नर्सरियों। सबसे पहले तो मैं रिकमेंड सारे नाजरीन को ये करूँगा कि अच्छी शोहरत के हामिल बंदों से नर्सरी लें। बिल्कुल ठीक। बहुत आपको अच्छे बंदों की कमी कहीं भी नहीं। आप यकीन करें कि एक बंदा जो चने बेच रहा है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो वो सालों में मिलियनर बन जाता है। बिल्कुल। क्या वजह है? उसका ब्रांड है। इसी तरह नर्सरीज में भी बहुत से लोग हैं, मसलन सरगोदा में ये जो अवान नर्सरी फार्म है बहुत अच्छी उन्होंने न्यू शुरू किया है, बहुत डिजीज़ फ्री नर्सरी उनसे मिल जाती है। इसी तरह यहाँ पे आप राना अकरम साहब हैं, बहुत अच्छी नर्सरी। इस तरह छांगा नर्सरी वाले बहुत सारे पत्तों की में है। तो इसी तरह मुल्तान में और बेशुमार। बल्कि मैं आपको कहूँगा कि यहाँ इस इलाके में लेमन का जो सिंगड़ा लेमन के पौधे बहुत अच्छे सर्टिफाइड मिल सकते हैं। ये 170 नंबर चक है, वहाँ पे भी सर्टिफाइड नर्सरी है हमारी, वहाँ से भी आपको नींबू के पौधे मिल सकते हैं। चौधरी सरफराज गुज्जर साहब है। फी एकड़ प्लांट के ऊपर आते हैं डॉक्टर साहब, क्या रिकमेंड करते हैं? पाकिस्तान में आपको पता है कि हाई डेंसिटी पे भी दुनिया गई, लेकिन फिर उसमें वापस भी आए, फिर पुराना तरीके पे भी गए, तो आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है? जब हमने डेंसिटी की बात की तो उस वक्त लोग धड़ाधड़, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है,
लोगों ने अंधाधुंध बगैर किसी रिकमेंडेशन के, बगैर किसी जांच के, जी जी बगैर किसी परख के लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। फिर उसको उसके मुताबिक कटाई नहीं की, उसका साइज मेंटेन नहीं रखा, फिर लोग वापस आने लगे, उन्होंने दरमियान से पौधे उखाड़ दिए। तो मैं इन बिटवीन बात करूंगा जी कि अगर आप सिट्रस के 200 से 250 पौधे जी बल्कि 300 तक अगर लगा लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेहतर, टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, हमारा महकमा मौजूद है, पूरे सेटअप है पंजाब में, ठीक, हम मौजूद हैं। हम इसकी कटिंग टेक्नोलॉजी, इसकी प्रूनिंग टेक्नोलॉजी, इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हम बताने के लिए तैयार हैं। बेहतर। मोस्ट वेलकम। तो इंशाल्लाह ताला आज आपके के साथ- प्रोग्राम में डॉक्टर साहब, जिस तरह आज किसान के पाकिस्तान में भी हम यही चाहेंगे कि हम अपने फार्मर्स को मैक्सिमम आपका मैसेज और वो ट्रेनिंग जो वो वहाँ पे लाहौर में आगे ले सकता है, अगर किसी के पास ज़रूरत हो तो वो ज़रूर आए। लेकिन हम चाहेंगे कि प्रोग्राम देखने के बाद भी वो इस काबिल हो जाए कि कम उसको वैराइटीज़ और उसको लगाने का तरीका और बाकी सारी चीज़ों पे उनको एक अबूर आ जाए। तो डॉक्टर साहब, बेस्ट टाइम कौन सा इसको लगाने का? जी तारिक साहब, आपने जो बात की है ना ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग हम ऑन साइट देते हैं। वाह, फार्मर अगर हमें रिक्वेस्ट करे तो हम ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल ठीक। आपको पता है, आपने आज बात की कल बड़ी इमरजेंसी में कि हमने ये बात करनी है, तो मैं फ़ौरन आ गया। ठीक, आप इस बाग को देखें, जी जी बाग में आप देखें भी जंगल बना हुआ है, इसमें रोशनी और हवा सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रूटिंग के लिए। तो आपको इसमें पौधे मरे हुए नजर आएंगे, टहनियाँ टूटी हुई नजर आएंगी, जी, कुछ सूखे भी तो हों। इसकी एक साइड जो है वो फ्रूट ज़्यादा होगा, दूसरी पे कम होगा। हम्म, तो इसकी प्रूनिंग, इसके ट्री का एक साइज मखसूस रखा जाए। इसमें गूंद वाली बीमारी लगती है ख़ास तौर पे यहाँ पे, तो इसको अगर आप ठीक करें, फिर मैंने पानी की बात की, ज़मीन की बात की, वो करें तो कोई दूर नहीं है कि ये 20 साल के बजाय 30-35 साल तक ये लगा रहे। बिल्कुल ठीक। सिट्रस के लगाने का सबसे अच्छा वक्त, किसी सोशल मीडिया पे ना जाएं, किसी सियाने से ना पूछें, सबसे अच्छा वक्त अगस्त, सितंबर और अक्टूबर है। बिल्कुल ठीक। सबसे बेहतरीन वक्त सिट्रस के लिए। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ क्या इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, या बाद में इंटरक्रॉपिंग करने में कितने मसाइल आ सकते हैं, कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, इसके ऊपर प्लीज़ ज़रा गाइड कीजिए। जिस तरह ये नींबू का बाग हम देख रहे हैं, इसमें तो इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए। उल्टा इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं, उसकी बजाय को फसल ही लगा लेते। इसमें सर काश करने के लिए ना ऐसी फसल का इंतखाब करें, मैं ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ऐसी फसल का इंतखाब करें जिसके पानी की रिक्वायरमेंट इसके मुताबिक। बिल्कुल ठीक, बेहतरीन ये बात नहीं की पानी ज़्यादा लगेगा तो ये ख़राब हो। आपने। हम कोई भी क्रॉप पाकिस्तान में, अभी मैं अपने हर किसान के पाकिस्तान प्रोग्राम में बात करते हैं कि हमारा फार्मर जो इंटरक्रॉपिंग पे क्यों नहीं जाता, और आज ये बात समझ आई है कि जिसकी पानी की रिक्वायरमेंट उस बाग के साथ मैच कर रही है, उसके साथ हम उसको लगा सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब, बहुत इसमें wonderful सर बात बहुत आपने सारी की है। सब्जियां लगा सकते हैं आप। आप देखें गंदम में हम खुद रिकमेंड करते हैं कि सरसों लगाएं। बिल्कुल ठीक। सरसों, इससे एक तो उसका तेले का हमला जो है गंदम पे कम हो जाता हाँ है, जी, बिल्कुल दूसरा कुछ ना कुछ इनकम भी हासिल हो जाती है। बिल्कुल ठीक। इसी तरह यहाँ पे हम बहुत सारी सब्जियां ऐसी सिलेक्ट कर सकते हैं, इनमें फासला नजर आए। आप एक किनारे पे खड़े हो तो दूसरे किनारे तक आपको नजर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इस तरह का बाग हो, इस तरह के पौधों के साइज हो, तो इसमें आप क्रॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन पानी की रिक्वायरमेंट को बदलना। बिल्कुल। किस महीने में कौन सी फर्टिलाइजर कैसे डालें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कहते ने भी जे दे घर दाने और कमले भी सियाने। अगर आप पौधे को, सिट्रस को खास तौर पे फास्फोरस, जी, पोटाश, नाइट्रोजन, ये फास्फोरस और पोटाश साल में किसी वक्त भी एक दफ़ा डाल दें, ठीक, और नाइट्रोजन जो है वो 3-4 दफ़ा डालें। बिल्कुल। अगर हल्की ज़मीन हो तो 5-6 दफ़ा भी डाल सकते हैं, मिकदार वो एक ही रहेगी। बिल्कुल ठीक। तो बाकी इनमें जहाँ भी हमारा सिट्रस है, अनफॉर्चुनेटली है या फॉर्चुनेटली, वहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बड़ी कमी होती है, ठीक, जिसमें जिंक है, कॉपर है, बोरान है, मैंगनीज है और मैग्नीशियम है। ठीक, इनकी कमी है। 3-4 दफ़ा साल में इसका फोलियर स्प्रे कर लें, या दिसंबर में इसमें जो है वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल दें। एक और बात जिस पे फार्मर बहुत कम तवज्जो देता है, वो है फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद। बिल्कुल ठीक। वो इसकी बुनियादी ज़रूरत, दुनिया में कहीं भी नामियाती मादा के बगैर अच्छे बाग का तस्वुर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी आप 5 किलो से लेके 5 किलो यानी 1-2 साल के पौधे से लेके 10 साल या उस तक, आप उससे ऊपर जितने भी पौधे, उनको आप 50, 60 और 80 किलो फी पौधा आप गोबर की खाद दे सकते हैं, और उससे आपके बाग की हालत ही बदलती है। बिल्कुल। सिट्रस के पौधे के अगर जड़ों के इर्द गिर्द 4 दिन से ज़्यादा पानी रह जाए उससे भी वो डाल। तो ये मरना शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक। इसकी जड़ें जो हैं वो, उनका सांस बंद हो जाता है, गलना शुरू हो जाती हैं, उससे पौधा जो है वो उसको वो बीमार होता है, येलो हो जाता है।
फिर उसके बाद उसी पानी की वजह से इसमें से गूंद की बीमारी निकलती है, जिससे भी पौधा इसमें गूंद बहुत सी है, उससे हम पंजाबी में कहेंगे ना तो खोखला हो जाता है, उसके जो खुराक है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है और ऊपर नहीं पहुंचती और इसलिए येलो भी हो जाता है और फल गिरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बाकी बीमारियां डॉक्टर साहब और क्या हो सकती हैं जो हमारे फार्मर को पता लगना ज़रूरी है? इसके अलावा दुनिया में सिट्रस पे सबसे ज़्यादा जिसकी तवज्जो है, जिस पे दी जाती है, वो एक तो है फ्रूट फ्लाई, जो जिससे ये फ्रूट काना हो जाता है, उसमें सुंडियां बन जाती हैं। दूसरा सिट्रस कैंकर, ये ब्लेसिंग है कि ये वैध नींबू है जिस पे कैंकर बहुत कम होता है, जो यहाँ पे है, वरना देसी नींबू और मीठा और लेमन उन पे बहुत ज़्यादा सिट्रस कैंकर होता है। उसके अलावा सर इसमें ये गमोसिस की बीमारी है, गम्स जो निकलती हैं, इसके एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती है? एहतियाती तदाबीर सबसे बड़ी ये है कि ओवर वाटरिंग ना करें, तो आपके पौधे को कभी बीमारी नहीं लगेगी। सिट्रसिल्ला एक कीड़ा है जो फ्लोरिडा की जिसने इंडस्ट्री तबाह कर दी है, हजारों साइंसदान उस पर काम कर रहे हैं, उसमें एक ग्रीनिंग की बीमारी आती है, वहाँ पे पौधे पीले होने शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं, फल का ज़ायका बड़ा गंदा, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्पिड टेस्ट होता है उसका, तो उसकी वजह से ये वो सिट्रसिल्ला की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ बीमारियाँ हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा सारे काश्तकार सिट्रसिल्ला को फौजियों की तरह कंट्रोल करें ताकि वो बीमारी हमारे ना आए। पर एकड़ क्या खर्चा आता है लगाने का और इसकी एक्सपेक्टेड इनकम कितनी ली जा सकती है एकड़ से? ये जो लीमू है, ये जो चाइनीज जो यहाँ पे इस इलाके में है, ये 3-3 लाख का एकड़ भी बिकता है। ठीक, इसको बड़ी माड़ी फसल समझते हैं, कोई इतना ऐसे लोगों ने ये लगाना शुरू कर दिया, कभी इसको बहुत बड़ा, ये तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ तो इसकी वैल्यू बढ़ी, वरना लोग वैसे ही लगा दिया इन्होंने लोगों ने। तो इसकी खर्चा इसका कम से कम 1 लाख रुपया खर्चा हो। ठीक है, और ये आप 2 लाख रुपए इसमें यानी 2, 2.5 से 3 लाख रुपया फी एकड़ आप कमा सकते हैं। ठीक है, और इसके बावजूद कि खादें इतनी महंगी हो गई हैं, सारा कुछ खर्चा लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक हो जाता है। तो लेकिन जितना आप खर्चा करेंगे, खुराक देंगे, इसका प्रॉफिट बढ़ता है। फी एकड़ लाख, 1.25 लाख खर्चा आ जाता है। अगर अपना ठेके पे भी दे 3.5 से 5.5 लाख तक ठेके पे चढ़ जाता है। जब हम लेमन डेली बेसिस पर यूज कर रहे होते हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ब्लड में चिकनाई का लेवल है, ये उसको कम करता है। इसमें आयरन है, विटामिन B6 है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम भी इसमें मौजूद है। अभी हम मिलते हैं जी चौधरी सरफराज गुजर साहब से, ये भी बहुत बड़े लाइम के एक जो है फार्मर हैं। चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच जी, हमें आपका जी। हाँ जी, चौधरी साहब बताइए आपने कितना लेमन लगाया हुआ है आपने? सर ये जो चाइना है ये हमारा है, मेरा जाती 5 एकड़ है, वैसे हमारी पूरी फैमिली का है। ठीक है, हाँ जी, और हमारे इलाके में आपको लैम ही नजर आएगा या जरूरत की गंदम नजर आएगी। एवरीवेयर लैम लगा हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा कौन कौन सी वैरायटीज हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं? सर इसके अलावा इसकी लीमू में ये एक सीडलेस है, ठीक, बहुत अच्छी वैरायटी है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, वो उस पे हमने बाग भी लगाए हैं और नर्सरी भी है और सर्टिफाइड नर्सरी है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, बहुत अच्छी बात है कि हम ज़रूरत अब इसी बात की है कि हमारे फार्मर जो है वो सर्टिफाइड नर्सरियों की तरफ जाएं। जो हमारे किसान के पाकिस्तान में हम हमेशा हम इसके हमारे जब भी फल की बात आती है हम कहते हैं आप सर्टिफाइड नर्सरी से जाएं ताकि 4 साल बाद जो मायूसी का शिकार होना है वो ना हुआ जाए जी। तो चौधरी साहब ये बताइए कि फ़ी एकड़ कितना खर्चा आता है और क्या इसकी आमदन क्या एक्सपेक्टेड होती है? अब चूंकि महंगाई की लहर आ गई है जी, लाख, 1.25 लाख खर्चा आ जाता है। ठीक है, और फी एकड़ काश्तकार को कुछ नहीं करना पड़ता, अगर अपना ठेके पे भी दे 3.5 से 5.5 लाख तक ये जो है ना ठेके पे चढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। और हमारे पास ऐसे फार्मर हैं जिनके, मेरी फैमिली में, जिनका 5-5.5 लाख में फी एकड़ जो है ना ठेके पे गया है। ये तो बहुत अच्छी इकनॉमिक्स है। आपका जो अपना फार्म है आप वो 5 लाख रुपए में अभी आपने ठेके पे दिया? जी मैं अपना खुद करता हूँ जी। ठीक है, आप खुद बेचते हैं? जी खुद बेचते हैं। तो चौधरी साहब खुद बेचने में और उसको ठेके पे देने में कितना फ़र्क पड़ता है इनकम के अंदर? सर वो जो मेहनत वो लोग खुद कर लेते हैं, आप लेबर से करवा लेते हैं, इसलिए कोई लाख, 1.5 लाख का फर्क पड़ जाता है जी उसकी आमदन में। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर आप खुद बेचें तो
आप ठेके पे दें, दोनों में लाख 1.5 लाख से ज़्यादा कमा लेंगे। बिल्कुल कमा लेते तो हैं। आप जैसे अभी आपने कहा कि आपके जो रिलेटिव हैं 5 लाख रुपए का ठेके पे देते हाँ हैं जी और आप खुद बेचते हैं, आप 6.5-7 लाख रुपए का जी, खरीद। आसानी से आ जाता है तो जी। डॉक्टर साहब मार्केटिंग का क्या स्टाइल है चौधरी साहब आपका, फिर कैसे मार्केट करते हैं? वैसे तो जो रूटीन है ना जी, हमारा ये सिटी है मानावाला, ठीक। ये काबल मंडी से काबल और कराची तक फेमस है लीमू के हवाले से। ठीक। हमारे डेली इधर से ट्रक निकलते हैं, अकेले अकेले फार्मर के फार्म पे जाते हैं, जो उसकी वो पेटियां क्रेट वगैरह हैं वो उठा कर ले जाते हैं। इस वक्त वो उठा रहे हैं और सुबह वो बोली हो जाएगी पेशावर जाके। बिल्कुल ठीक। चलो साहब बहुत कॉमन सवाल है, मैं समझता मुझे आपको देख के ना आपसे दिल कर रहा था ये क्वेश्चन करूँ। बहुत शुक्रिया जी। एक साल हमारा किसान जो है ना बाग के ऊपर मेहनत करता है, जी पूरा साल धूप गर्मी हाँ जी सर्दी कोहरा सब कुछ बर्दाश्त करता है। हाँ जी जब वो पैदावार लेता है तो उसको वैल्यू एडिशन जो छाँव में बैठ के चंद घंटे लगते हैं, जी। क्या फ़र्क क्यों नहीं कर पा रहा है? इसकी अवेयरनेस नहीं है, गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है, फार्मर खुद उसके जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं, कितना ये फ़र्क कहाँ पे है? इसके जवाब आपने दो पहले ही बता दिए। गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अगर हमारे पास अवेयरनेस हो तो हम एक साल इसको पालते हैं तो इसकी वैल्यू एडिशन क्यों नहीं बना क्यों नहीं सकते? ये है जी। तो इसके ऊपर आप कितना सोच रहे हैं कि अगर आप इतने पूरा साल इसको बनाते हैं, जी। हमारी जो नानियाँ परदादियाँ थी वो इतना अच्छा अचार, वो उससे अच्छी फूड टेक्नोलॉजिस्ट कोई नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे वो ही जो घर का बना हुआ अम्मा का हाथ का अचार होता था, आज बड़ी बड़ी कंपनियां उनका मुकाबला नहीं कर पाती। तो वो क्यों हम ये वैल्यूडेशन वाला सेक्टर जो दरमियान में से मिस है हमारा? सर अचार बनाते हैं, इसके अलावा बहुत सारी हम घर में चीज़ें बनाते हैं। हाँ, लेकिन वो हमने उसकी- अपने इस्तेमाल के लिए बनाते उसकी हैं। मार्केटिंग का हमें नहीं पता। ठीक है। ये अब जो बड़ा तो मसला है। मार्केटिंग में जिस तरह आपके हाथ में सोशल मीडिया, आपके पास कितने हैं, आपके फॉलोअर कितने हैं आपके? मेरे जी तकरीबन 27,000 फॉलोअर हैं जी। तो यही तो जो ऐसा बात हो रही है कि हाँ हर फार्मर जब छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ करेगा, जी तो मेरा ख्याल आज के प्रोग्राम में हम अपने फार्मर्स के लिए कुछ मैसेज अगर आप दें कि जी। वो इस तरह के छोटे छोटे स्टेप करके अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड करें, अपने फार्म को ब्रांड करें जी। और अपनी चीज़ें डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म बेचना सीख जाए, तो मेरे ख्याल उसकी इनकम बढ़ सकती है। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी आप नया बाग लगाएं उसके पौधे किसी अच्छी और सर्टिफाइड नर्सरी से खरीदें। ठीक, बिल्कुल ठीक उसके बाद आपने उसकी कई ये वैल्यू एडेड जो चीज़ें बनाते हैं जी। उसके लिए एक अकेला किसान कुछ नहीं कर सकता। ठीक। हमें चाहिए अमदाद वाहमी के तौर पर कुछ लोगों को जोड़ के वो वहाँ पे करे, कोई अचार बना रहा है, कोई उसकी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है। बिल्कुल ठीक। और हमारा ये जो लीमू है एवरेज इस एरिया में 3.5 लाख है तकरीबन, कोई कम कोई ज़्यादा। ठीक। ये इंशाल्लाह ताला हम 9-10 लाख तक जा सकते हैं अगर ये काम कर लें। ये चौधरी साहब का बहुत बड़ा जी एक आज का मैसेज है। उन्होंने कहा कि अगर सर्टिफाइड नर्सरियों के साथ साथ अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा ले, तो इनका ख्याल है कि अगर हम शहर के लोगों को, कुछ ऐसे लोगों को, कोई ऐसे इंडस्ट्रीज लोगों को, इन पे ये पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे फार्मिंग होती है, वहाँ पे वैल्यूडेशन हो रही जी है, बिल्कुल ऐसे वहाँ ही पे प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो पाकिस्तान में हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में अगर हमने एग्रीकल्चर को हमने इसको अपने बढ़ाना है, इसको हमने डेवलप करना है, तो इसको वैल्यूडेशन इंडस्ट्री को इसके साथ जोड़ना अब वक्त की एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई। जी, थैंक यू वेरी मच बहुत साहब, आपका सर, बहुत thank शुक्रिया। you very थैंक यू। much। पाकिस्तान में लाइम्स की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो गर्मियों में हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमारे सैलड से लेकर हमारे इस पर लेमन पानी है, या बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ही अपने मुखालफ वक्त में इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा आ जाती है, फिर हमें बहुत इस बात की ज़रूरत है कि हम इसको वैल्यूडेशन में ले जाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया बदर साहिबा। इनका एक मिशन है कि जो पाकिस्तान में हर चीज़ को डिहाइड्रेट करके उसको मुख्तलिफ ब्रांड के साथ अपने ये सेल करती हैं। तो फौजिया बदर साहबा, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले बताइए कि आप क्या, ये आपकी कंपनी कौन सी है और ये क्या करती हैं आप इसमें? हम लोग ग्रैनीज किचन के नाम से डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस एंड हर्ब्स का ब्रांड रन करते हैं और ऑनलाइन स्टोर है, पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं। और हमारा मेन मिशन ही ये है कि हमने जो क्रॉप है उसमें वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हैं, वो चाहे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं या हर्ब्स हैं। ठीक। तो इसमें ये जो ग्रैनिश किचन है, इसमें फिर आपने कोई फिजिकल स्टोर भी बनाया हुआ है, या किस तरह लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं सारा? ऑनलाइन स्टोर है, वेबसाइट है, और फेसबुक, इंस्टा और जो भी जितने मीडियम हैं, टिकटॉक, यूट्यूब, इसके थ्रू हम अवेयरनेस करते हैं। और ज़्यादातर हम डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं ताकि वो अवेयर करें कि ये जो हमारी क्रॉप है बेसिकली ये सारे हमारे नेचुरल मेडिसिन्स हैं।
तो उन मेडिसिन के बेनिफिट को हमने स्टोर करना है और आपके किचन तक लेकर जाना है। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे मेडिकल या इसको एज ए मेडिसिन बताती हैं कि आपने डॉक्टर्स को बताना है, तो लाइम के बारे में थोड़ा सा बताएं, इसकी क्या मेडिकल वैल्यू है और ये किस तरह इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। लाइम की सबसे जो चीज़ हमारे पाकिस्तान में जिस चीज़ की कमी है वो ये चीज़ है कि जो विटामिन सी है ना वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। हमें डेली बेसिस पे विटामिन सी लेना है। तो अगर आप डेली लेमन यूज़ नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आपकी विटामिन सी की कमी है। और ख़वातीन के लिए बड़ी एक अच्छी बात ये है कि विटामिन सी आपके रंग को भी साफ रखता है और एंटी एजिंग है। कॉस्मेटिक यूज़ है एंड कॉस्मेटिक कह लें या आप अपनी सेहत के हिसाब से कह लें, तो रंग भी गोरा करता है और उम्र भी कम दिखती है। तो विटामिन सी तो जी बिल्कुल। किन किन बीमारियों के कुफ्ते मुताबिक के तौर पर लेमन को यूज़ किया जा सकता है? देखिए हम आप जो एड्स होते हैं हमारे टीवी पे चल रहे होते हैं, हम उसमें भी देखते हैं कि जी वो एक लेमन का ड्रॉप होता है और वो चिकनाई को दूर कर देता है। इसी तरह हमारी बॉडी में जो हम फैट ले रहे होते हैं और वो एक्स्ट्रा होता है, तो जब हम लेमन डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे होते हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ब्लड में चिकनाई का लेवल है, ये उसको कम करता है। और ऑफ कोर्स फिर आप दिल की बीमारियों से बचे रहते हैं और कोलेस्ट्रॉल आपका अपने नॉर्मल लिमिट्स पे रहता है। तो ये दो ही मेजर बीमारियां हैं जो इनडीड बाकी दूसरे बीमारियों की कैरियर होती हैं। तो समझे एक लेमन अगर आप ले रहे हैं, विटामिन सी प्रॉपर ले रहे हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों को दूर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा ये क्या मोटापे के जो हमारी ख़वातीन घर में बैठी हैं, कि मोटापे को कंट्रोल करने में लेमन का कितना किरदार होता है? फैट कटर है और डेली बेसिस पर किस तरह लेना चाहिए? फिर अगर हम एज ए फैट कटर यूज़ करना तो कैसे लेना चाहिए? मॉर्निंग में आप नीम गर्म पानी में लें, और क्योंकि मॉर्निंग में जो भी हम रिचुअल करते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, निहार मुँह जो हम इनटेक कर रहे होते हैं। तो नीम गर्म पानी में आपने एक लेमन जो है वो आप उसको डालें और उसको आप पी लें। स्वीटर के तौर पर इसमें हनी वगैरह डाला जा सकता है? बिल्कुल बहुत सारी वेरिएशंस के साथ ले सकते हैं। तो अब लेमन को जो आप ड्राई करते हैं उसका थोड़ा सा अगर आप हमें दिखा सकें, आपके पास अगर मौजूद हो, तो इसके साथ ये बता दें कि इसको कैसे ड्राई कैसे करते हैं इसको? जी बिल्कुल। ये मेरे पास लेमन है डिहाइड्रेट किया हुआ, और ये जो लेमन स्लाइसेस हैं ये हमने लेमन लिया और इसको 5 mm इसकी थिकनेस रखते हैं। इसकी बहुत अमेजिंग खुशबू है। इसकी खुशबू बेसिकली बताती है कि इसके न्यूट्रिएंट सेफ हैं। ठीक। और इसको हम डिहाइड्रेटर मशीन में डालते हैं, इसको 5 mm स्लाइस में कट करके और डिहाइड्रेटेड मशीन में डालते हैं और इसका टेम्परेचर रखते हैं हम 55, और उसके बाद ये 10 से 12 घंटे में ये आपके पास रेडी हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी अभी ये जाता है रिटेल में, और अपने स्टोर पे जो हमारा ग्रैनीज किचन का है, और एक्सपोर्ट पर भी इसमें काम हो रहा है। कुछ जगहों पे हमारे सैंपल्स गए हुए हैं। और बेसिकली बात क्या होती है, ख़वातीन बहुत हैंडी होती है, जो चीज़ उनके कैबिनेट में आ जाती है। अगर लेमन इस सूरत में आपके कैबिनेट में आ गया है तो आपके एक्सेस में आ गया है। अब आप इसको ग्रीन टी में यूज़ कर लें, आपने बिरयानी में इसको ऐड करना है, गार्निश के लिए आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर बहुत अच्छी चीज़ जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो यूज़ होता है वो बेसिकली लेमन और सॉल्ट की सीजनिंग है। पाकिस्तान में इसका पता ही नहीं है। आपने इस लेमन को डिहाइड्रेट किया, इसका पाउडर बना लिया और नमक के साथ आपने इसको मिक्स करके अपने जार में रख लिया। आपने सैलेड बनाई है, नहीं आपके पास लेमन, आप इसको स्प्रिंकल करें तो विटामिन सी आपकी सैलेड में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा देखिए ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैं समझता हूँ कि लाइम के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री है। तो क्या क्या और इसके वैल्यूडेशन प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं जो आप इस पर कौन सी वैल्यूडेशन प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं? लेमन सीजनिंग पे भी काम कर रहे हैं हम, और इसको हम मुख्तलिफ ब्लेंड्स में यूज़ करते हैं। जैसे हमारा स्टोर है तो उसमें हम 40 के करीब हमारे ब्लेंड्स हैं। उन ब्लेंड्स में हम इसको बजाय इसके कि आपको सिट्रिक ऐसी चीज़ डालें जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, उसमें आप लेमन को रिप्लेस कर सकते हैं, लेमन पाउडर को। बिल्कुल ठीक। तो फार्मास्यूटिकल में इसका बहुत ज़्यादा जो है वो इसका यूज़ होता है। आप इसका पाउडर बना के रख लें और अपने मुल्तानी मिट्टी में डालें और फेस पे लगाएं, तो आपकी विटामिन सी की जो आपकी स्किन को नीड है वो पूरी हो जाती है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है लेमन की, लाइम की? इसको क्या इसके अंदर अगर देखा जाए कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशन हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडीज़ के लिए बहुत यूज़फुल हो? ये जो आपके हाथ में लेमन है, ये समझ लें कि एक कैप्सूल आपके पास मौजूद है। इसमें आयरन है, विटामिन B6 है, मैग्नीशियम है, और विटामिन सी तो रिच है, और कैल्शियम भी इसमें मौजूद है। हम यही चीज़ें देखते हैं ना जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उस कैप्सूल के ऊपर यही लिखा होता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं होता, तो ये छोटे छोटे कैप्सूल हमारे पास मौजूद हैं दवाई की सूरत में। बिल्कुल ठीक।
तो इसमें ये जो अभी आपने इसको ड्राई करते हैं, इसकी कितनी शेल्फ लाइफ कितनी होती है इसकी जो ड्राई करने के बाद? देखिए, अगर प्लांट से आपने पौधा जैसे ही उतारा, आपने लेमन को उतार लिया, तो इसका ऐसा टाइम शुरू हो जाता है जिसमें से ख़राब होना है डे बाय डे। लेकिन जब आपने इसको डिहाइड्रेट कर लिया, इसका मतलब है आपने इसको प्रिजर्व कर लिया और 6 से 8 मंथ तक बगैर किसी प्रिजर्वेटिव के, जो डिहाइड्रेशन का नेचुरल प्रोसेस है, उसमें ये 6 से 8 महीने तक सेव हो जाता है आपके पास। बिल्कुल ठीक है। इसको दोबारा इस्तेमाल करने में क्या कोई एहतियाती तदाबीर होती हैं कि किस तरह दोबारा इस्तेमाल करना है, पानी में डाल के करना है, या किस तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? असल में ये डायरेक्ट तो आप नहीं खाते, ये इस तरह की चीज़ नहीं है। इसको आप यूज़ करते हैं ब्लेंड फॉर्म में। तो जब भी हम ब्लेंड फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसका जो छिलके का एक टेस्ट होता है, थोड़ा बिटर टेस्ट होता है, वो मिक्सअप हो जाता है ब्लेंड होने की वजह से। तो इसको आप तड़का में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसको हम बिरयानी में गार्निश करने के लिए, तो जिस भी तरह में ये यूज़ होता है सीजनिंग में, तो उसका फ्लेवर इक्वल हो जाता है छिलके का। बिल्कुल ठीक। देखिए नाज़रीन, हमारे मुल्क का किसान जो है वो बहुत मेहनत के साथ हमारी चीज़ें पैदा करता है। हमने देखा है कि जब भी वक्त के ज़रूरत के मुखालफ टाइम में जब भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आती है, तो हमारे जो किसान होते हैं वो उनको उसका टाइम नहीं मिलता, उसका प्रॉपर उसको मुआवजा नहीं मिलता, और उस वजह से हमारा जो किसान है उसको खाने पे मजबूर हो जाता है। अगर इस तरह के उनको आइडियाज़ के ऊपर बात हो कि किस तरह हमने इसको वैल्यू एडिशन में लेके जाना है, किस तरह हमने इसको ड्राई करना है, और इसके बहुत से इस्तेमालात इसके साथ जुड़ी हुई डोमेस्टिक छोटी छोटी इंडस्ट्रियों को अगर फार्मर से जोड़ दिया जाए, तो हमारे जो वसाइल हैं, हमारे पास भरपूर वसाइल मौजूद हैं, और ये छोटे छोटे मसाइल की वजह से हमारे वसाइल जो हैं उससे हम इस्तेफादा नहीं कर पा रहे। अगर ये छोटे छोटे मसाइल को हम ले लें, इसी के एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाएँ, तो हमारे जो वो बच्चे जो डिग्रियाँ लेके बाहर जाके मुख्तलिफ जगहों पे जाके हमारे जहाँ मुल्क से एग्ज़िट होना चाह रहे होते हैं, या वो नौकरियाँ ढूंढ रहे होते हैं, उनके लिए बेहतरीन किस्म की एंटरप्रेन्योरशिप का बायस बन सकते हैं। तो आज के जो प्रोग्राम में हमने जो मालूमात आपको दी हैं, उम्मीद है कि आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित हुई होंगी, और ये मालूमात हमने लेके पूरे पाकिस्तान के किसानों तक इसको लेके जाना है। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारक तनवीर और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।